सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, इस विषय पर हमने आगे विस्तृत चर्चा की है। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आय, संप्रदाय, संपत्ति, जन्म स्थान आदि के भेदभाव के बिना स्वतंत्र रूप से समान मत देने का अधिकार वास्तव में एक प्रगतिशील तथा साहसपूर्ण कदम है। मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। चुनावों में दिनों दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में वृद्धि, इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता, यह लोकतंत्र की परिपक्वता तथा सफलता की निशानी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार है, उसके विषय में हमने आगे चर्चा की है। जैसे कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति हो और वह भारतीय नागरिक हो, वह किसी भी जाति, धर्म, आय, संप्रदाय, जन्म स्थान वगैरह से हो, तो भी उसे जो है बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से जो है समान मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। और यह जो कार्य है, यह एक प्रगतिशील तथा साहसपूर्ण कदम है। और मत देने वाले अधिकार के कारण लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक को जो है मतदान द्वारा मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार होता है। और चुनावों में दिनों दिन युवा मतदाता वगैरह जो है उनकी बढ़ती हुई संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण जो है यह मतदान में प्रमाण में जो है इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता जो है वह बढ़ती जा रही है। और यह लोकतंत्र की परिपक्वता तथा सफलता की निशानी है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता यानी कि असांप्रदायिकता। प्रस्तावना में हमें इस प्रकार पर विस्तृत चर्चा की है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को स्वीकार किया गया है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या उसका समर्थन नहीं करता। राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। इस मामले में राज्य तटस्थ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रस्तावना में भी जो है हमने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है कि भारतीय संविधान में जो है सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को स्वीकार किया गया है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन देने में जो है उसका समर्थन नहीं करता। राज्य का अपना स्वयं कोई धर्म या समुदाय नहीं है। इस मामले में जो राज्य है वह तटस्थ है। कोई भी व्यक्ति जो है वह किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात तथा धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा तथा आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक विशेषाधिकार तथा सुविधाएं प्रदान की गई है। मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें बताया गया है कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता है। संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा तथा आस्था के अनुसार जो है धर्म पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार भी दिए गए थे तथा कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की गई है। और मार्गदर्शक सिद्धांतों में जो है समान नागरिक कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। उसके बाद हमें आगे बताया गया है कि न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधीन जो कार्य या प्रशासन किया जाता है उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। तो उस प्रकार से हमें यहाँ पे बताया गया है कि न्यायिक समीक्षा का एक विशिष्ट लक्षण है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र के अधीन जो कार्य का प्रशासन किया जाता है उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। संसद की सत्ताओं की अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद अथवा विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानूनों तथा अध्यादेशों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसलों तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने की सत्ता न्यायालय को सौंपी गई है। अगर न्यायालय को विश्वास हो
कि बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ सुसंगत नहीं है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि संसद की सत्ताओं की अवगणना किए बिना ही जो है न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानून तथा अध्यादेशों जो है प्रशासनिक आदेश, न्यायिक फैसलों तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने की सत्ता जो है न्यायालय को सौंपी गई है। अगर न्यायालय को विश्वास हो कि बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश जो है वह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ सुसंगत नहीं है तो न्यायालय जो है उसे असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य, यह लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का संविधान में समावेश किया गया है। तो यहाँ पे जो है हमें मूलभूत अधिकार और कर्तव्य जो है वह कौन कौन से हैं उसके विषय में बताया गया है कि भारत के लोग जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान में जो है उनके कुछ मूलभूत अधिकार है उसका समावेश किया गया है और उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को सर्वांगीण विकास के साथ तथा राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ जो है अधिकार और कर्तव्य, यह लोकतंत्रात्मक समाज की एक बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को जो है फ्री में शिक्षा दी जाती है, यह सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा का संविधान भी हमारे यह अधिकार भी हमारे संविधान में इसका समावेश किया गया है। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है हमें राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है उसके विषय में बताया है। लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्य को सौंपा गया है। राज्य का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न का जो कार्य है वह राज्य को सौंपा गया है। राज्य का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में जो है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों राज्यों के आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, इसके कारण जो है इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। तो यहाँ पे हमारे संविधान में जो कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं तथा आदिवासी जाति के लोग हैं उनके लिए भी विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। समाज के पिछड़े वर्गों तथा पिछड़ी जातियों तथा विकास में पीछे रहे गए समूहों के उत्कर्ष के लिए तथा उन्हें सामान्य प्रवाह में जुड़ने के लिए सक्षम बनाने हेतु संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान में जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं तथा कुछ पिछड़ी जातियाँ हैं जिनका अभी विकास नहीं हुआ है और विकास होने में जो है वे पीछे रह गए हैं, तो उनके उत्कर्ष के लिए जो है सामान्य प्रवाह में वो आए जुड़ जाए, इसके लिए जो है उन्हें सक्षम बनाने हेतु संविधान में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। विधानसभा और स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसलिए कुछ सीटें बैठकें इनके लिए आरक्षित रखी जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विधानसभा में तथा स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में जो है इन्हें कुछ प्रतिनिधित्व राजकीय प्राप्त हो, उसके लिए भी इनके लिए कुछ सीटें जो है आरक्षित रखी जाती है। इन वर्गों के लोगों की सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए निर्धारित सीटें यानी बैठकों का कुछ भाग इनके लिए आरक्षित रखा जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए इन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति तथा लाभ तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव तथा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेष व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन्हें जो है शैक्षणिक संस्थाओं में भी कुछ अवसर प्राप्त हो समान रूप से, इसके लिए जो है कुछ सीटें बैठकें जो है आरक्षित रखी जाती है।
तथा पिछड़े वर्ग के जो बालक हैं उनके शैक्षणिक विकास के लिए जो है उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है, शुल्क मुक्ति का लाभ तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान कराई जाती है। इसके लिए संविधान में जो है सकारात्मक भेदभाव की तथा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति जो है वह अपनाई गई है और इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की गई है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा यह जो पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। इसका आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।